तो चलिए कुछ और खबरें आपको बताते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और एनडीए ने बहुमत के लिए 272 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए के घटक दलों ने 543 में से 292 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। 2014 और 2019 में जहां बीजेपी को अकेले बहुमत मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी भी बहुमत से दूर रही। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, जिसने यूपी में न केवल बीजेपी के विजय रथ को रोका, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई। सपा ने अकेले उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें जीतकर लगातार तीसरे टर्म में बहुमत से हैट्रिक लगाने के सपने को चकनाचूर किया। बावजूद इसके एनडीए को बहुमत मिला है। इंडिया अलायंस की बात करें तो विपक्षी गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दलों की आज बैठक होगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी आज मंथन करेगा। एनडीए की बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी को फिर से नेता चुना जाएगा, वहीं इंडिया गठबंधन ने अभी तक हार नहीं मानी है, सारी संभावनाओं को टटोल रही है। आंकड़ों का समीकरण क्या है, अगर हम देखें तो संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लिहाजा एनडीए के घटक दलों पर इंडिया गठबंधन डोरे डाल रही है। बिहार में इस बार जो चुनावी नतीजे आए हैं, इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अपने आप को दिल्ली में एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। हालांकि टीडीपी ने साफ किया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जहां एनडीए पशुपेश की स्थिति में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। चुनाव के नतीजों पर आपका नमूद करना तो देखिए, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, एनडीए ने जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने हार नहीं मानी है। अब ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए के दलों पर डोरे डाल रहे हैं, तो एनडीए भी विपक्षी गठबंधन को या फिर कुछ दलों को अपने साथ लाने की कवायद में जुट गए हैं। अब ऐसे में देखिए, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर माना जा रहा है। किंग मेकर के तौर पर वो भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अब खबरें ये भी हैं कि उन दोनों की तरफ से बड़े मंत्रालय की मांग की जा रही है। कुमार बर्वे रश्मि बर्वे तो देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम जो रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। एनडीए को 292 सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन 234 सीटें हासिल कर पाया है। ऐसे में अदर्स की बात कर ले तो 17 सीटें अदर्स के खाते में गई हैं। अब ये जो 17 सीटें हैं, इन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं या फिर ये वो नंबर्स हो सकते हैं जो किसी भी पार्टी का खेल बना भी सकते हैं
हालांकि बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का खेल बहुत हद तक बना सकते हैं और ऐसे में इनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। उधर एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन आखिर क्या फैसला लेता है। जोड़ मोड़ की राजनीति जो है वो चल रही है और ऐसे में भी इंडिया गठबंधन क्योंकि जिस तरह से 234 सीटें लाया है, क्या उसके बाद हार मान लेगा? तो आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली की ये जो राजनीति है इसमें एक अलग ही हलचल शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, अगर हलचल की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन दोनों सरकार बनाने को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त वो व्यक्ति हैं जो कि अगर दिल्ली की बात की है तो दिल्ली ने 2014, 2019 और उसके बाद 2024 में क्लीन स्वीप किया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। सर, गिने चुने स्टेट रहे हैं जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, उसमें आपका भी एक स्टेट है, क्या स्ट्रैटेजी रही? हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सीधी है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में ये चुनाव लड़ा गया और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया है, इसलिए हम 7 सीटें जीतने में सफल हुए। सर, क्या वो मुद्दे रहे जिसके चलते आप लोग चुनाव गए? और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो करप्शन वाली नीति थी, करप्शन के जो आरोप थे, स्वाति मालीवाल के आरोप थे, उससे आपको ज्यादा फायदा हुआ? देखिए, आम आदमी पार्टी का करप्शन, अरविंद केजरीवाल की शराब नीति, चोरी, भ्रष्टाचार इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था और दिल्ली की जनता ने अपने वर्डिक्ट से ये साबित भी किया कि दिल्ली की जनता भी ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके भ्रष्टाचार को वो स्थापित हुआ कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। और उसके साथ साथ दिल्ली में जो विकास के काम केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और हम प्रधानमंत्री की योजना को दिल्ली की जनता को बताते रहे और दिल्ली की जनता क्योंकि उन योजनाओं को फलीभूत होते हुए देख रही है तो उन्होंने देखा भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह का बर्ताव और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उस विषय से भागते हुए नजर आए, इस कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसने दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को एक संदेश देने का काम किया और दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। सर, गठबंधन के साथ विपक्ष आपके साथ सामने आया था, एक भी सीट नहीं मिली, तो क्या लगता है वो गठबंधन का असर नहीं करा? देखिए, दिल्ली की जनता देश की राजधानी की जनता है, वो सब समझती है। जब ये अवसरवादी गठबंधन, स्वार्थी गठबंधन, चोर गठबंधन एक साथ आया था और वो दिल्ली की जनता देख रही थी कि पंजाब में एक दूसरे का गला काट रहे हैं और लेकिन यहाँ गले मिल रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने उसी समय मन बना लिया था कि इस अवसरवादी गठबंधन को छोड़ना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ दिल्ली को जाना है। तो वो स्पष्ट था और मुझे खुशी इस बात की है कि इस गठबंधन को दिल्ली की जनता ने संदेश दिया है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है, दिल्ली की सरकार में नहीं। वोट परसेंट लेकिन उनका बढ़ा है सर। आप जिस वोट परसेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारा वोट परसेंट 2% कम दिखा रहे हैं। उसके पीछे के कारण है, गर्मियों में चुनाव हुआ, वोट परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले गिरा, लेकिन 7 सीटों पे हमारा मार्जिन बहुत अच्छा है। 3 लाख का भी है, 2 लाख का भी है, 1 लाख का भी है और मुझे नहीं लगता कि उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है। अब हमारी तैयारी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने। आनंद, एक अब हम सवाल सब अगर आप कार्यकर्ता और इस दिशा ले में काम सके, करें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि 7 विधानसभा सीट चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है लेकिन लोकसभा में क्लीन स्वीप हुआ है, क्या ये प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा? सर, अगर बात की जाए सवाल का, तो एक सवाल ये भी है कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीजेपी जब लोकसभा का चुनाव होते तब अच्छा प्रदर्शन करती, लेकिन जब विधानसभा की बात होती तो वो प्रदर्शन खुद से अलग हो जाता है। 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, मैं उन कारणों पे नहीं जाता, लेकिन 2024 का कारण बताता हूँ। 2024 में हम ये स्थापित करने में कामयाब रहे कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार का शासन है, एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली को पानी नहीं दे सकती, एक एक आदमी पानी के लिए तरस रहा है, एक ऐसी सरकार है जो लूट का शासन चला रही है और दिल्ली वालों के पास अब विकल्प क्या है? कांग्रेस यहाँ ख़त्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये स्थापित हो चुका है। तो अब जो दिल्ली है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में है और हम ये हर वो सुविधा जो दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए उसको देने का काम सुनिश्चित करेंगे और ये आश्वस्त भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का शासन दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने में दिल्ली वालों के साथ रहेगा। इस बात की हम गारंटी देंगे।
हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। अगर बात की जाए बीजेपी की दिल्ली में, तो दिल्ली वो स्टेट रहा जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और ऐसे कई स्टेट थी जिसके जो आज मैंडेट बीजेपी को मिला है, तो दिल्ली उसमें से एक प्रमुख राज्य है जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी का टारगेट तो उससे कुछ ज्यादा था, लेकिन कई चीजें रही जिसके चलते जो अब की बार 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं वो फलभूत होता नहीं दिखा। लेकिन पीएम की अगर बात की तो शाम को 4:30 बजे के लगभग एनडीए की मीटिंग होनी, जहां तमाम घटक दल आएंगे और अपना अपना समर्थन पत्र बीजेपी को देंगे, जिसके बाद आगे की कवायद यानी परसों एनडीए सांसदों की बैठक होगी जहां पर नेता चुनने के बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन ऐसी स्थिति उनके सामने नहीं आई होगी। बार्गेनिंग अब जो विपक्षी घटक दलों की ओर से की जा रही है, चाहे टीडीपी हो, जेडीयू के लिए भी कहा जा रहा है, तो ऐसे अब ये जो स्थिति बन रही है, ऐसे में क्या लगता है क्या चुनौतियां होंगी? क्योंकि आप अपने चेहरों को मंत्रालय दें या फिर ये जो मांगे की जा रही है घटक दलों की ओर से, उन्हें भी संतुष्ट करना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सरकार ऐसी है जो कभी भी हिल सकती है। जी बिल्कुल, अगर कोलिशन की बात की जाए तो इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है कि जब भी कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है तो कहीं ना कहीं खींचतान होता है, चाहे मंत्रिपरिषद को लेकर हो, चाहे किसी मुद्दे को लेकर हो। और यही कारण एक समझते हुए एक बार फिर कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि टीडीपी जो कि सहयोगी है बीजेपी के, उसके साथ साथ जेडीयू अब से अपनी दावेदारी लगातार थोपे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर टीडीपी की बात की जाए तो स्पीकर से लेकर 3 मंत्रालय मांग रहा है और जेडीयू की बात की जाए 4 से 5 मंत्रालय की मांग कर रहा है। देखने वाली बात ये होती है कि जब नेगोशिएशन शुरू होंगे तो क्या जो मंत्रालय मांग रहे हैं वो मिलेगा। और उसके साथ साथ कई ऐसे घटक दल और भी, चाहे जीतन राम मांझी की बात की जाए, चाहे चिराग पासवान की बात की जाए, तो एनडीए को लेकर जो घटक दल हैं कहीं ना कहीं अब अपनी हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग रहे हैं। उसका यही कारण है कि एनडीए के यानी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत न होने के चलते ये कोलिशन का इतिहास रहा है कि कई मुद्दों के साथ साथ मंत्रालय को लेकर खींचतान अक्सर होती रहती है। बिल्कुल आनंद, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अब आगे की एनडीए की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए विपक्ष की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कल से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देश के लोग बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, इसलिए बीजेपी को क्लियर मैंडेट है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी आनंद, चारुल एक बार सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। आनंद, सवाल ये है कि एनडीए की अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं सरकार में रहने के लिए, क्योंकि कोशिशें विपक्ष कर रहा है कि कैसे भी जब यहां तक पहुंचे हैं तो सरकार तक भी पहुंच जाए। देखिए विपक्ष लगातार इसको लेकर कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको समझना होगा जो जनता का मैंडेट है वो एनडीए के साथ है और एनडीए इस वक्त भी अपने मैंडेट यानी फुल मेजॉरिटी के साथ ही आगे बढ़ रहा है। शाम को मीटिंग से वो तमाम चीजें जो औपचारिक रूप से होती हैं, जैसे समर्थन पत्र वो ले लिया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को खुद तमाम सांसद अपना नेता चुन लेंगे। जो बताया जा रहा है हमारे सूत्र, खुद प्रधानमंत्री को चुना जाएगा नेता, क्योंकि जो नेता चुना जाता है सांसदों का वही प्रधानमंत्री बनता है। और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे। तो एनडीए का इस वक्त सबसे अहम काम एक ये माना जा रहा है कि वो सरकार बनाने को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को मौका नहीं दे रहे कि इस बीच में आया जाए। दरअसल 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने उसको भंग करने की सिफारिश कर दी है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको लेते हुए सबसे पहले बीजेपी की कोशिश यही कि सरकार बनाई जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू का आप इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं। यही कारण है कि बीजेपी उनसे कोशिश कर रही है कि तुरंत सरकार बनाई जाए, किसी भी विपक्ष को कोई भी समय ना देते हुए किसी आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि आगे अगर बात की जाए भारत का इतिहास ये गवाही देता है कि कांग्रेस के बाद कोई अगर सरकार रही तो वो बीजेपी की रही है, जिसमें 2 टर्म में फुल मेजॉरिटी के साथ तीसरी बार एनडीए सरकार के तौर पर आगे बढ़ रही। तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से कोशिश में है कि मोदी 3.0 को बढ़ाया जाए और आगे लेकर जाया जाए। जी बिल्कुल, कंचन भी हमारे साथ हैं। कंचन, देखिए यही सवाल आपसे भी है, इंडिया गठबंधन तमाम दलों पर डोरे डालना हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनसे संपर्क करने की कोशिश हो, हर कोशिश में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, तमाम सारी पार्टियां लगातार मेहनत कर रही थी कि सरकार बनाई जाए, किसी भी तरीके से मोदी सरकार को केंद्र में आने से रोका जाए। तो ये जो पूरी मेहनत होती है राजनीतिक दलों का, यही एक मूल मंत्र होता है कि कुछ भी करके हमें अपनी सरकार बनानी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के पास 234 का आंकड़ा है, संख्या है, लेकिन जो कि पूर्ण बहुमत 272 से काफी दूर है, उसी को लेकर कवायद चल रही है लगातार। कल से रिजल्ट आने के बाद से तमाम पार्टी एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे से बातचीत
की जा रही है। यदि बताएं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार से लगातार पार्टियां संबंध बनाने की कोशिश कर रही हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ पे शामिल किया जाए। जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, टीडीपी की बात की जाए तो टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़े से 272 से 234 बहुत ही कम है। तो इनको तोड़कर किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल करके आगे अपनी सरकार बनाने की कवायद को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं आज बैठक है इंडिया अलायंस की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में शाम को 6 बजे। तमाम घटक दलों के जो सहयोगी साथी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सभी मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कल जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था क्या सरकार बनाएंगे या विपक्ष मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था और कहा था कि हमारे साथ जो अन्य दल है वो भी बेहद इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनसे बातचीत करके कि हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए या फिर सरकार बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो उस पर आज तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि चंद्रबाबू नायडू से लगातार कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से बात की जाए तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नजर आए थे तेजस्वी यादव पीछे वाली सीट पे बैठे हुए, नीतीश कुमार आगे वाली सीट पे बैठे हुए, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कहीं ना कहीं एक समझौते वाली नजर आ रही। तो देखना ये होगा, क्योंकि बात करें एनडीए की तो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हाँ, एनडीए के पास है 392 का एक बड़ा नंबर है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इंडिया गठबंधन जैसे कि चल रही है बात टीडीपी या फिर जेडीयू को अपने साथ शामिल करने में कामयाबी हासिल करता है या नहीं करता। दोनों तरफ से जारी है। कंचन आनंद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम से मुलाकात की है और 17वीं लोकसभा भंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके 17वीं लोकसभा भंग की है और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नई सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे। महामहिम ने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। तो देखिए 17वीं लोकसभा भंग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी काम करेंगे नई सरकार के गठन तक। हालांकि खबरें ये भी हैं कि आज होने वाली बैठक में सब कुछ चर्चा का विषय रहने वाला है और खबरें ये भी हैं कि समर्थन पत्र भी सौंपा जाएगा, जिसके बाद नई सरकार बनाने का दावा भी पेश होगा। देखिए, शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है, ये भी खबरें हैं। तो देखिए, आपको समीकरण बताते हैं कि अगर जेडीयू और टीडीपी ना हो तो क्या समीकरण बनते हैं। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो 264 सीटें बनती हैं और इसीलिए जेडीयू यानी नीतीश कुमार और टीडीपी यानी चंद्रशेखर नायडू को किंग मेकर कहा जा रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है, यानी मंत्रालय की जो मांग की जा रही है, 5 से 6 मंत्रालय मांग सकती है टीडीपी, सूत्र ये बता रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से, अब देखिए समीकरण यहाँ समझिए कि जेडीयू के पास 12 सीटें हैं और हर कोई ये जानता है कि नीतीश कुमार पहले भी दल बदलते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इस चीज में पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि नायडू ने पहले कभी एनडीए का साथ नहीं छोड़ा है, छोड़ चुके हैं।
अब यहाँ पर एक चीज और है कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलंगाना जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को बार्गेनिंग करने में या फिर ये कहा जाए कि उनका साथ पाने में या बहुत ज्यादा मनाने में कुछ बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी। यानी कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन टीडीपी तक पहुंच सकता है तेलंगाना के जरिए। नीतीश कुमार की स्थिति आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी और तब से फिर ये खबरें आई कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं। अब इंडिया को कैसे बहुमत मिलेगा ये आपको समझाते हैं। एनडीए के पास देखिए 234 सीटें हैं, तो यहां पर हम फिलहाल देखिए एनडीए की ही बात कर रहे हैं कि एनडीए के पास 234 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं और टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। 262 सीटें। आप समझिए कि अगर ये 2 सीटें यानी जेडीयू और टीडीपी चले जाते हैं तो 262 सीटें जो है वो एनडीए के पास हो सकते हैं। यहां पर देखिए फिलहाल जो है स्थिति जो है वो ठीक नहीं। फिलहाल स्थिति गंभीर है। हमारे पास कंचन और आनंद मौजूद हैं तमाम जानकारी के लिए। आनंद, देखिए एनडीए यूं तो मजबूत है, लेकिन जो घटक दल हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आखिर उनकी वैल्यू क्या है। लेकिन किंग मेकर के तौर पर जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू बनकर उभरे हैं, ऐसे में स्थिति ये भी है कि विपक्ष पहले कह रहा है कि स्थिति हिल सकती है, यानी इन्हें कंट्रोल में रखना, इन्हें साथ में रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने चारू सही कहा। गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं और इस बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आई है, जिसका खामियाजा ये है कि जेडीयू और टीडीपी के साथ एनडीए अपना तमाम आंकड़े मतलब सरकार बनाने जा रहा है, जिसके चलते अब वो इस चीज़ को लेकर, सरकार को लेकर कहीं ना कहीं इस मजबूरियों की रसाकशी देखने को मिल रही है। अगर टीडीपी की बात किया, टीडीपी स्पीकर पद के साथ 4 से 5 मंत्रालय मांग रहा है और उसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार की बात किया, नीतीश कुमार एक हार्ड बार्गेनर के तौर पर जाने जाते हैं देश में और उसके साथ कई बाकी जो अलायंस, चाहे आप चिराग पासवान की बात की जाए, चिराग पासवान एक कैबिनेट और एक एमओएस मांग रहे हैं, जितिन राज मांझी एक मंत्रालय, एक पोस्ट मांग रहे हैं, एक प्रोफाइल मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2014 और 2019 में जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था तो तमाम इस रसाकशी से बीजेपी परे रह के ओपनली और फ्रीली काम करा करती थी। लेकिन अब जो 2019 में जनादेश आया है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी जो दोनों किंग मेकर की भूमिका में है, और इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है कि दोनों ही पार्टियों ने पहले भी कांग्रेस के साथ काम किया हुआ। यही कारण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पर दौरे डाल रही है, क्योंकि अगर ये दोनों टूटकर कांग्रेस की तरफ जाते तो बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल का दौर रहेगा। लेकिन हाल के घटनाक्रम आप देखिए, खुद पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बधाई दी थी, एचएम ने, अमित शाह ने खुद जीत की बधाई दी थी और उस दौरान टीडीपी ने पीएम मोदी और एचएम अमित शाह से ये चीज़ बोली है कि हम आपके साथ हैं, तो इसका मतलब हम एनडीए के साथ हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात किया, नीतीश कुमार ने भी अभी लगातार दावा ये कर रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। और इस वक्त अब सबसे बड़ी अपडेट ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह भी उनके घर पहुंचे हैं, जिसको लेकर कवायद की जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि क्या बात कर सकते हैं दिल्ली सरकार में, या माफ कीजिएगा
केंद्र सरकार में जेडीयू की क्या प्रोफाइल रहेगी, क्या हैसियत रहेगी, क्या क्या मंत्रालय को लेकर बात कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीज है जिसको लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। दरअसल अब से कुछ देर बाद 4:30 के आसपास एनडीए की बैठक होनी है, जिसको लेकर तमाम नेता, एनडीए घटक के तमाम अध्यक्ष जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। आज 4:30 बजे बड़ी बैठक होगी, उसी के अनुसार आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। अगर जेडीयू की बात की, टीडीपी की बात की, तमाम वो पार्टी है जो अपना समर्थन पत्र लेकर दिल्ली आ चुकी हैं। आज शाम को जब मीटिंग होगी तो वो अपना समर्थन पत्र पीएम मोदी को देंगे, तो जिसके चलते ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आगे जो 7 तारीख है वहां पर एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, जहां पर संसद दल का नेता चुना जाएगा। तो जिसका आमतौर पर माना जाता है संसद दल का नेता होता है वो पीएम के कैंडिडेट होता है, और यही कारण है कि पीएम मोदी एक बार फिर उस एनडीए संसद दल के नेता के तौर पर सामने आएंगे। और 8 तारीख को माना जा रहा है, अभी तक संभावित है कि पीएम मोदी एक बार फिर मोदी सरकार 3.0 की शपथ लेंगे एज अ प्रधानमंत्री। लेकिन तमाम चीज आज के अनुसार जो चीजें चल रही हैं उसी अनुसार तमाम चीजें आगे चलती रहेंगी। जी शुरू हो गई है, ऐसा कोई अपडेट आपके पास? आनंद लौटेंगे आपके पास। कंचन भी हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, देखिए, अगर हम नीतीश कुमार को देखें तो वो पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट से वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है कि चाचा भतीजे में क्या कुछ बातें हुई होंगी। कल भी आपने देखा मीसा भारती ये कहती हैं कि नीतीश जी तो हमारे चाचा हैं, यानी नीतीश कुमार पर डोरे डालना शुरू हो गए। और नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, तो क्या यह पॉसिबल है कि बैक टू पवेलियन हो जाए नीतीश कुमार? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराया नहीं है कि नीतीश कुमार वापस से इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और कभी भी किसी भी दल में शामिल हो जाते हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत है, सभी इससे वंचित है कि वो बहुत ही अपनी महत्वाकांक्षा हाई रखते हैं। जब इंडिया गठबंधन बना था उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करें टीएमसी की, ममता बनर्जी की, तो तमाम सीनियर लीडर्स को जो भी नाराज थे कांग्रेस से, सबको मनाने का काम उन्होंने किया था। शुरुआत इंडिया गठबंधन को बनाने की उन्होंने की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। वो चाहते थे इंडिया गठबंधन कन्वीनर बने या फिर उन्हें एक बहुत बड़ा रोल दिया जाए इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तो कुछ नाराजगियों को लेकर वो एनडीए में शामिल दोबारा से हो गए थे। लेकिन देखना ये होगा, महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी है उनकी, प्रधानमंत्री का चेहरा वो बनना चाहते हैं, तमाम तरीके की चीजें, कैबिनेट में जगह वो चाहते हैं। तो देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से आपने कहा डोरे डाल रही है लगातार नीतीश कुमार पर, तो क्या कुछ वो डोरे होंगे, क्या कुछ वो वादे होंगे जो नीतीश कुमार से किए जाएंगे और वो सहमति जताकर इंडिया गठबंधन में शामिल होगा। क्योंकि यदि बात की जाए एनडीए की, तो वहां पर सरकार पूर्ण बहुमत 272 का आंकड़ा है बहुमत के लिए और 293 की संख्या उनके पास है एनडीए के पास। लेकिन क्या वो वादे होंगे, क्या वो महत्वाकांक्षाएं होंगी जो पूरी होंगी और इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार दोबारा आने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कंचन, बने रहिए। आनंद, आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त। दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। आगे की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। एनडीए की इस बैठक में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो चुकी है। अब रणनीति क्या होगी ये बननी जरूरी है। और देखिए, चंद्रबाबू नायडू पीएम आवास के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी स्थिति काफी हद तक क्लियर करते नजर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एन फैक्टर किंग मेकर है।
देखिए, ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है और तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कंचन हमारे साथ हैं। कंचन, देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी एनडीए तो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने बताया दिया कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है, सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं। ठीक इसी तरीके से लगातार सुबेरे से यदि बात कीजिए, सोनिया गांधी मैडम से मिलने के लिए तमाम नेता आ रहे हैं। शाम को 6 बजे का वो समय है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे एक बड़ी बैठक होगी। सभी घटक दल वहां पे मौजूद होंगे। आगे की रणनीति तय की जाएगी, जो भी मंथन किया जाएगा, क्या रोड मैप होगा आगे का, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा, वो सब उस सब पर चर्चा आज शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर होगी। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सभी घटक दलों को कल ही से, जब से रिजल्ट आना शुरू हुआ था, तभी निमंत्रण दे दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की तरफ से। अब कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि कौन कौन वो नेता होंगे, सीनियर लीडर्स होंगे, पार्टी के तमाम नेता, जो कि आज दिल्ली के लिए आधे से ज्यादा लीडर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यदि बात की जाए शरद पवार और सुप्रिया सुले की, बात की जाए तेजस्वी यादव की और अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं सभी तमाम सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। देखना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन आएगा, टीएमसी की तरफ से कौन आता है। 6 बजे का वो समय है जब आगे की जो स्थिति है वो स्पष्ट होती कुछ नजर आएगी, क्योंकि जैसे कल राहुल गांधी ने कहा था कि आगे का हम तभी कुछ फैसला करेंगे कि विपक्ष में रहना है या फिर सरकार बनानी है। तो आगे आज जो बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा। दोनों तरफ से लगातार, यदि बात करें एनडीए की या फिर बात करें इंडिया अलायंस की, सभी पार्टियां पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति, उनका रोड मैप चल रहा है। इंडिया अलायंस के अपनी जो रोड मैप है, अपनी जो रणनीति है, उस पर चर्चा होगी और आगे का दिशा निर्देश जो भी होगा वो देखा जाएगा। देख रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम जो है वो लगातार आगे चल रहा है। ऐसे में क्या वाकई इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इन पर डोरे डाल रहा है, इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि चंद्रबाबू नायडू का नाम जो है, ये आप जानती हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर इन्हें अपने लिए कन्विंस करने में नहीं होंगी। पहले भी साथ छोड़ चुके हैं, एक बार फिर से क्या संभावनाएं बन सकती हैं? और इसके अलावा और किस किस पर यह कहा जा सकता है कि कॉन्टैक्ट करने की कोशिशें की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने की जो जिम्मेदारी थी, कल केसी वेणुगोपाल, सूत्रों के हवाले से खबर है कि केसी वेणुगोपाल वहाँ उनसे मिलने पहुंचे थे उनके आवास पे। बात करें मुलायम सिंह यादव के साथ चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही अच्छे संबंध माने जाते थे, तो ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव को भी सौंपी गई थी। बात करें तो रेवंत रेड्डी के अच्छे संबंध चंद्रबाबू नायडू से माने जाते हैं, तो इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी तरीके से मनाया जाए और उन्हें आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। लालच, ये लुभावना जो भी आप बोल रहे हैं, वो सब दिया जाए ताकि वो इधर आ जाए। 16 जो सीटें उनके पास है, बहुत बड़ी संख्या है 16 सीटों की, तो किसी भी तरीके से इस तरफ आके शामिल हो जाए। बात करें तो एनडीए में लगातार बैठक करने वो जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए संपर्क जिस तरीके से साधे जा रहे हैं, लगातार कवायद आगे जारी है। देखने से जो भी मंथन चल रहा है, जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि इंडिया अलायंस बिल्कुल चाहता है सरकार बनाना। लेकिन देखना ये होगा कि जब आज यदि एनडीए में शामिल होने के बाद इस तरफ नहीं आते, क्योंकि उनकी बैठकें लगातार एनडीए में भी, नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे, गृह मंत्री से भी मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी मिलेंगे, तो क्या कुछ उधर भी उनके लिए ऑफर होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी और उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है एनडीए में। क्योंकि जब पहले बात करें 2014 की और 19 की, तो बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं उनका रोल भी बहुत बड़ा होगा। देखना होगा कि क्या वो उधर की जो लुभावनी जो स्ट्रेटेजी होगी वो उसकी तरफ झुकाव उनका होता है या फिर इंडिया तरफ। यहाँ पर सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो चेहरे हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए वो लगातार बात करते रहे हैं, सदन में ये मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में अगर इन दोनों को कन्विंस करने का कोई अहम मुद्दा हो सकता है तो स्पेशल स्टेट का दर्जा। क्या लगता है कि इस पर अगर कन्विंस हो गए तो एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि किंग मेकर तो फिलहाल नायडू और नीतीश कुमार हैं ही, ये एन फैक्टर को कन्विंस करना बहुत जरूरी है।
बात की जाए कि आंध्र प्रदेश को लेकर स्पेशल स्टेटस का दर्जा लगातार मांग होती रही है और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये अच्छे से पता है कि उनकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या मांग है कि जिसको लेकर वो हमारे साथ शामिल होंगे, क्योंकि एनडीए के साथ तो वो है ही और एनडीए के पास पूरा पूर्ण बहुमत है। 293 की वो पूरी संख्या है, क्योंकि 272 वो संख्या है जिससे सरकार बनेगी, उनके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन यदि उससे इधर लाया जाए, उन्हें इस तरफ लाया जाए, तो कुछ बड़ा ही लुभावनी चीज़ उन्हें देनी होगी और तमाम तरीके के वादे होंगे। देखना ये होगा इंडिया अलायंस जो कह रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वही उनकी तरफ से होगा या फिर और भी कुछ लुभावनी चीज़ें उन्हें दी जाती है। केंद्र कैबिनेट में उन्हें कोई जगह देने का वादा किया जाता है, तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं और उन्हें क्या अच्छा लगता है और वो किस तरीके से इधर आते हैं, तमाम तरीके की कोशिशें सूत्रों के हवाले से जानकारी इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार सभी सीनियर लीडर साधे हुए हैं। देखना ये होगा कि उन्हें कितने सफल होते हैं वो अपनी इस पूरी रणनीति में जो भी चल रही है। कंचन, क्या इनके अलावा और भी कुछ दल हैं जिनसे संपर्क साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है? और जो अदर्स हैं, यानी जहां हम 16 का नंबर देख रहे हैं वहीं 17 का नंबर अदर्स का भी है, तो क्या इनसे भी संपर्क साधने की कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इंडिया अलायंस के पास 234 का आंकड़ा है अभी फिलहाल। यदि बात की जाए टीडीपी की तो टीडीपी के पास 16 है और बात की जाए जेडीयू की तो जेडीयू के पास 12 की संख्या। तो कहीं ना कहीं ये संख्या भी दोनों की कम है, तो अदर्स को भी लुभाने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें जारी हैं। सभी लीडर्स अपने अपने लेवल पे हाईकमान के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सभी तरीके से लीडर से बातचीत करने के लिए लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि जो पिछले इतने सालों में जो हमने मेहनत की है, तो सरकार किसी भी तरीके से बनाई जाए। तो सरकार बनाने को लेकर तमाम तरीके की कोशिशें जारी हैं। देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो लगातार दूसरे नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं, कितने वो सफल होते हैं अपनी इस कोशिश में। बिल्कुल कंचन, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम बैठकों का दौर देख लें तो जिस तरह से एनडीए में बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह भी रख लिया गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से क्या तेजी की जा रही है? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद और यहाँ तक पहुँचने के बाद विपक्ष में बैठना बहुत कठिन होगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बोला कि इतनी मेहनत के बाद आज कांग्रेस पार्टी यदि 99 की संख्या लेकर आती है, 2019 की बात करें तो 52 सीटें आई थी और अब जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तमाम तरीके की जनता से मिले, लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों की परेशानियों को देखकर अपना जो उन्होंने कहा कि हमने लोगों की परेशानियाँ, उनकी सभी चीज़ों को जानते हुए अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, जो उनकी ज़रूरतें हैं और उसे उन वादों को हम पूरा भी करेंगे। कहीं ना कहीं कोशिश तो यही है सभी राजनीतिक दलों की कि सत्ता केंद्र में अपनी सरकार बनाई जाए, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है कि ये जो डगर है बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोगों को मनाना, टीडीपी को, जेडीयू को एनडीए से तोड़कर विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में लेकर आना, अदर्स से बात करना, तमाम तरीके के वादे करना और उन्हें पूरा करना, डगर बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन जब इतनी दूरी पर आ गए हैं, 99 की संख्या कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई है, तो कहीं ना कहीं आशा जाग जाती है कि हम अपनी सरकार बनाएं और उसी आशा को लेकर आगे बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरी विपक्षी दलों से, अन्य पार्टी दलों से, सीनियर लीडर से संपर्क साधे हुए हैं और तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं कि जब हम इतनी दूर आए कि तो क्या पता थोड़ी और कोशिश करने के बाद अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करने के बाद हम अपनी सरकार केंद्र में बना सकें। देखिए बैठकों का दौर तो दोनों तरफ से चल ही रहा है कंचन, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं। यानी जो खबरें हैं उन पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होनी है, जिसमें पहुंचने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तो
चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं। कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के लिए स्थिति जो थी वो असमंजस की बनी हुई थी, लेकिन यहां पर एनडीए में जो बैठक हो रही है, इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचकर क्या ये कहा जाए कि अफवाहों को विराम दे रहे हैं? तो अफवाहों पर विराम लगता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। देखिए, खबरें यही थी कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनके दलों को यानी जेडीयू और टीडीपी को आसानी से तोड़ा जा सकता है? क्या इंडिया गठबंधन जो संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है वो तोड़ पाएगा इन दोनों दलों को? साथ में 17 अदर्स की सीटें भी हैं। ऐसे में फिलहाल अफवाहों को विराम देते हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। और अगर देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं तो क्या मांगे हो सकती हैं? आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश और चंद्रबाबू नायडू लंबे वक्त से कर रहे हैं। तो क्या इस फैक्टर पर झुक जाएंगे नीतीश? और इसके अलावा मंत्रालय की मांग की जाएगी। सब कुछ लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।